बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज जहां टीवी पर और सोशल मीडिया पर ये जंग चल रही थी कि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे थे कि जी हमारी इस दफ़ा की मईशत की जो ग्रोथ रेट है वो 3.9% है। अपोजिशन कह रही थी कि नहीं, आपने पहले भी झूठ बोला था और अभी भी आप गलत आदाद शुमार जो हैं वो आवाम के सामने रख रहे हैं। वहीं पर एक बहुत बड़ा मसला वो जो इस कौम का है, हमारे मुल्क का है, जिस पर ना माजी में और लगता है कि ना ही अभी कोई खातिर खा तवज्जो दी जा रही है, और वो है हमारी आबादी में इजाफा। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो 2017 में सेंसस हुआ, उसको ज़ाहिर है CCI ने अप्रूव भी किया। फिर आपके सामने है कि दिसंबर लास्ट ईयर वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसको अप्रूव करते हुए ये कहा कि इसको आप पब्लिक करें नताइज को, लेकिन साथ ही जो उनकी इत्तेहादी जमात है MQM, उनकी तरफ से कुछ एतराज़ात आए थे और उनको एतराज़ात ये थे कि जो नताइज हैं कराची के खुसूसन, वो कह रहे थे कि वो ठीक नहीं दिखाए गए हैं इस मरदमशुमारी के अंदर। अब इसमें जो नताइज हैं, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन बताई गई है वो 207.68 मिलियन यानी तकरीबन 20 करोड़ 70 लाख जो है 2017 का ये सेंसस रिजल्ट है। और अगर हम देखें कि 1998 में जो आखिरी मरदमशुमारी हुई थी उससे लेकर अब तक 60% जो है वो इसमें इंक्रीज देखा गया है। एक अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही ये भी डिसाइड किया गया था कि इस साल अक्टूबर में एक नई मरदमशुमारी की जाएगी, लिहाजा 2017 के नताइज को रोका ना जाए और एक नई मरदमशुमारी की तरफ जाया जाए, जिसके हवाले से हमें ये बताया गया कि उसके नताइज जो हैं वो 2023 तक मुकम्मल हो जाएंगे और आवाम के सामने आ जाएंगे। अब अगर हम दुनिया की आबादी की बात करें तो वो तकरीबन 7.5 बिलियन से 8 बिलियन के दरमियान है। और एक रीसेंट रिसर्च हुई यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की तरफ से, जिन्होंने ये कहा कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 9.6 बिलियन तक चली जाएगी बाय 2064। और इस जो पॉपुलेशन बल्ज है इसमें एक बहुत बड़ा और बहुत अहम किरदार जो है वो पाकिस्तान भी अदा कर रहा है। और जो अभी हमने आपको नंबर बताए हैं कि जो पाकिस्तान की आबादी हो चुकी है, उसके बाद जो ब्राज़ील है उसको भी सरपास करते हुए अब हम दुनिया के 5वें बड़े मुल्क बन चुके हैं आबादी के लिहाज से। इन्हीं आज तमाम चीज़ों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये आबादी का मसला नहीं है, इससे जुड़े दीगर मसाइल हैं। पाकिस्तान जिसके पास वसाइल की, रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, वो कैसे इन तमाम चैलेंजेस से नबर्दाज़मा हो सकता है। हमारे पास अगर फूड सिक्योरिटी की बात करें, क्या वो है? फूड शॉर्टेजेस का हम आए दिन जिक्र सुनते हैं। इस बढ़ती हुई आबादी के साथ क्या हम इतने लोगों को, इतनी आबादी को फीड करने के काबिल होंगे? फिर साथ ही साथ एक इसका रिलीजियस एस्पेक्ट भी है। जब हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात करते हैं तो हमारा एक जो रिलीजियस तबका है उसकी तरफ से कुछ एतराज़ात आते हैं। एक सोसाइटल स्टिग्मा जो है वो बर्थ कंट्रोल को लेकर उसके साथ अटैच हुआ हुआ है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। बड़ा एक डिस्टिंग्विश्ड पैनल हमने कोशिश की है कि आपके सामने लेकर आएं, जिसमें हम ये तमाम चीज़ों को उनके सामने रख सकें और जवाबात आ सकें कि किस तरीके से हम अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए ये जो इतने बड़े चैलेंजेस हैं इनको अपॉर्चुनिटीज़ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड रिलीजियस स्कॉलर हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, आपका बेहद शुक्रिया। आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर चीफ सेंसस कमिश्नर, और इस पूरे प्रोसेस में ये 2017 के अगर सेंसस की बात करें तो आप इसमें शामिल रहे, बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपका भी। खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान, मैंने जैसे कहा कि एक ज़रई मुल्क है और ज़राअत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हमारे इस तबके की तरफ से आते हैं। और इस बढ़ती हुई आबादी के मसाइल को सामने रखते हुए क्या वाकई हम जो ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है अपनी आवाम को वो प्रोवाइड कर सकेंगे? खालिद खोखर साहब प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, आपका भी बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ मैं करना चाहूँगी डॉक्टर अशफाक हसन साहब से, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक आपकी प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा सर
कि अगर कभी भी हम जिक्र करते हैं कि जी एक मुल्क की जो इकोनॉमिक बेस है उसकी डेवलपमेंट में बहुत अहम, बहुत बुनियादी किरदार जो है वो उसकी एक क्वालिटी ह्यूमन बींग्स का होता है। वो क्या कितनी सलाहियत है एक मुल्क के पास उसको प्रोड्यूस करने की या नहीं करने की। जो हमारी अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ सामने जिस तरीके से आ रही है, एक बहुत बड़ा दबाव इसकी वजह से हुकूमत पर आया है। हुकूमत के पास लिमिटेड चॉइसेस हैं, लिमिटेड ऑप्शंस हैं। उस चीज़ को सामने रखते हुए कितना बड़ा गवर्नेंस इशू आप इसको समझते हैं? थैंक यू। देखें, मेरे ख्याल में मेरे जो व्यूज़ है ना इस आबादी के बढ़ने की रफ्तार और स्पीड से, जिसका आपने इतना अपने इंट्रोडक्शन में बड़ा लेंथी डिस्कशन में इंट्रोडक्शन दे दिया, मेरा व्यू बड़ा मुख्तलिफ है। मैं अपने तजुर्बे से जो अपनी आंखों से देखा है मैंने, आई हैव लिव्ड इन ईस्ट पाकिस्तान एज वेल। जब मेरे वालिद साहब उधर पोस्टेड थे, ही वॉज इन पुलिस सर्विस, तो मैं ये यकीन नहीं कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में ये 207 मिलियन की जो आबादी आपने बताई है, ये कागज़ों पे तो ज़रूर हो सकती है। और आप पूछेंगे कि मैं ऐसा इतना बड़ा दावा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, शायद आपकी जनरेशन ने तो नहीं देखा है, लेकिन और भी जो बाजवा साहब हैं या दूसरे जो जनरेशन है, उन्होंने ज़रूर देखा था कि 60s में एक राशन सिस्टम था, राशन कार्ड सिस्टम, और 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल, दाल, इसकी खातिर लोग ओवर रिप्रेजेंट करते थे अपने हाउस होल्ड को। हर घर में 4 एक्स्ट्रा कार्ड हुआ करता था। सही है। तो जब वो मुल्क 2 किलो चीनी, 2 किलो दाल, 2 किलो आटे की खातिर ओवर रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आप सोचिए कि वो मुल्क जिसमें तमाम आबादी के बुनियाद पे तमाम रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आबादी के बुनियाद पे पार्लियामेंट के सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आबादी के बुनियाद पे मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिलते हैं, आबादी के बुनियाद पे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलते हैं, हर इतनी चीज़ें जब हो रही होती हैं, तो इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी टू ओवर रिप्रेजेंट देमसेल्फ। या तो आप समझ लें कि जो 60s में होता रहा था, 2 किलो आटे या 2 किलो चीनी की खातिर, दाल की खातिर लोग ओवर रिप्रेजेंट करते थे। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है ओवर रिप्रेजेंटेशन। तो जहां पर इतने बड़े रिसोर्सेज मुल्क के डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो, तो ये हर शहर, हर गांव में के इंटरेस्ट में होगा कि वो ओवर रिप्रेजेंट करे। इसलिए मुझे इन नंबरों पे इतना एतबार नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जहां तक कराची तो आपको लगता है कम है? बिल्कुल कम है। जिस तरीके से हम दिखाते हैं इसमें कि जी इतना ज़्यादा हो गया, आप खुद सोचें हम क्या करते हैं इसी सीट्स की खातिर, इसी इसके पार्लियामेंट के सीट की खातिर हम क्या करते हैं, कहीं हम अंडर रिप्रेजेंट कर देते हैं, कहीं हम ओवर रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं हम? क्या कराची में जितनी जो बाजवा साहब की टीम ने दिखाया था, क्या वाकई इतनी ही आबादी थी वहाँ पर? नहीं, ऐसी नहीं थी जी। वहाँ सीट कम करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी, कहीं पर ओवर रिप्रेजेंट किया गया है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जिस मुल्क में आबादी की बुनियाद पे तमाम रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, तो वहाँ पर हर शहर, हर गांव, हर कस्बे को जो है ओवर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो हमने कराची में अंडर स्टेट किया है, अब आप देखें कि जब नया वो होगा अक्टूबर में, जैसे आपने कहा कि दोबारा, और उस वक्त अगर बहुत नज़र रखी गई इसके ऊपर में और पता चला कि कराची की आबादी अभी, अगर जैसे वो कहते हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा है, ये 2.5 करोड़ है, 1 करोड़ 49 लाख है अभी, तो 1 करोड़ जो अभी दिखाई गई है 2017 के सेंसस में। आप जाके कराची को देखें कभी, आपको नजर आ जाएगा कि ये 1 करोड़ 50 लाख का शहर नहीं है, ये बहुत फैल चुका है। तो फिर क्या होगा कि इतना बड़ा जंप आएगा वहां पर, और पता चला कि कराची की आबादी 8% या 10% से ग्रो हो गई है, उस वक्त फिर झगड़ा होगा। आज मेरी बात को आप रिकॉर्ड करके रख लें, ये उस वक्त दोबारा ये इशू होगा कि हाउ कैन कराचीज पॉपुलेशन हैज ग्रोन बाय 7-8%, क्योंकि वो अंडर स्टेटेड है 2017 के इसमें। तो ये मैंने प्रपोजल भी दी थी कि यार 5% एक एरिया को लेकर आप उसको कर लें, आप दोबारा सेंसस कर लें, 5% रैंडमली सिलेक्ट करें और देखें कि वाकई सही है या नहीं है, उसको करेक्शन कर लें आप। लेकिन नहीं किया गया उस वक्त, और यह आगे चल के 2013 में 23 में बहुत बड़ा मसला होगा ये। 23 में जी।
अच्छा, मैं इसका तो मैं बाजवा साहब से जवाब लूंगी। जो आपने कहा है कि ये हकायक इस पर क्या हैं, वो ऑब्वियसली अपने इदारे की तरफ से भी बताएंगे, जिसके वो माजी में रहे हैं, तर्जुमान भी रहे हैं, हेड करते रहे हैं, अब भी तर्जुमानी कर रहे हैं उस सारे प्रोसेस की। लेकिन मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये हल क्या है? चलें, अगर हम कहते हैं कि जी 2.4% के हिसाब से नहीं बढ़ी होगी आबादी तो कोई और नंबर होगा, लेकिन बढ़ी तो है। आप अगर कहें कि कहीं पर ओवर रिप्रेजेंट किया गया है, कहीं पर अंडर रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन अगर वाकई में इस हिसाब से आबादी आपकी बढ़ रही है तो फिर आपके पास इसका हल क्या है? आपके पास तो रिसोर्सेज नहीं है, अर्बनाइजेशन जो है वो आपकी नज़र आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती चली जा रही है, एजुकेशन जिस लेवल की, जिस क्वालिटी की आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके सामने है, हेल्थ सर्विसेज आपके पास नहीं है कि आप पूरे इस आबादी को केटर कर सकें। वो तो एक इकोनॉमिक इश्यूज है। मैं एक और चीज़ आपको सप्लीमेंट करना चाहता हूँ उसी पे। गुलाम इसाक खान जब सदर थे उस वक्त भी सेंसस हुआ था, 1991 था गालिबन। जब रिजल्ट आया तो सिंध की आबादी पंजाब से ज्यादा हो गई थी। तो इस तरीके से वो क्या हुआ था, एवरीबडी वाज ओवर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्फ। कहीं पर जैसे आई स्टिल रिमेंबर मीरपुर खास की आबादी बहुत कम हो गई थी, कराची की आबादी उस वक्त भी कम हो गई थी, बाकी जहाँ पर जतोई साहब का इलाका था वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ उसमें आ गया था। गालिबन वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी थे उस वक्त। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ पर, ओवर रिप्रेजेंटेशन, अंडर रिप्रेजेंटेशन, सियासी बुनियादों पे ये होती रही है। बट हमारे पास तो नादरा भी है ना डॉक्टर साहब, कि अब तो जाहिर है जो हर पाकिस्तानी, हर सिटीजन जो है, कोई जो भी बच्चा पैदा हुआ है वो भी रजिस्ट्रेशन उसकी भी होती है, तो सेंसस के बगैर भी तो हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है ना। नादरा के पास तो सारे आदादो शुमार हैं, काफ़ी नादरा के पास बहुत अच्छे नंबर हैं, लेकिन फिर भी देखें वहाँ पर भी आपको डबल काउंटिंग भी मिलेगी बहुत इसमें। और अगर आपने देखा कि BISP में भी जब नादरा से जो हमने किया तो बहुत सारे गड़बड़ उसमें भी हमें मिले थे। तो मतलब ये नादरा का डेटा है, काफ़ी अच्छा है। उसको अगर थोड़ा सा हम और कर लें तो शायद हमें ज़रूरत भी ना पड़े इस किस्म के सेंसस की। वो हमें पता चल जाएगा कि कितनी आबादी है पाकिस्तान में। लेकिन आपके पास दो एग्जांपल मैंने दिए हैं। एक इसाक खान, गुलाम इसाक खान के ज़माने में जिन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया था, बहुत गड़बड़ शड़बड़ हुई थी हर ऊपर। उस वक्त भी जो है गालिबन फौज के लोग उस वक्त भी शामिल थे। देखिए फौज क्या करता है, बेचारा एक सिपाही होता है, वो गन लेकर खड़ा होता है ताकि इसको कोई डिस्टर्ब ना करे। जो लोग अंदर होते हैं वो बताएंगे नहीं कि कितने लोग हैं, कितने, एक शख्स वहाँ पर नोट कर रहा होता है। तो या तो इसको आप इलेक्ट्रॉनिकली करें, जिस तरीके से हम वोटिंग के लिए बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक करें कि उसी वक्त आए, उसी वक्त इंफॉर्मेशन आ जाए उसमें, तो ये बात हो सकती है। लेकिन देखें जितना भी हम करेंगे, चूंकि हम सियासी तौर पे इतने तकसीम हो चुके हैं, हम बहुत सारे लसानी बुनियाद पर तकसीम है, आबादी की बुनियाद पे तकसीम है, हर तरह से इतने, तो यहाँ पर एक सही सेंसस करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और 2023 का तो मैंने अभी से बता दिया कि वहाँ इशू होगा। जी, आपने कहा कि 2023 पे खुदा करके तो हम कह रहे थे कि जी ये मर्दमशुमारी हुई, चलें हुई तो जैसी भी हुई, और यही वजह थी कि उस वक्त MQM का एक इख्तलाफी नोट आया और कहा गया कि भाई आप इन आदादो शुमार को तो जारी होने दें, जो नताइज हैं वो सामने आने दें, अक्टूबर में फिर हो जाएगी, 2023 तक आप कहते हैं फिर इशूज़ आएंगे। बाजवा साहब पहले तो ये ज़रा प्लीज़ बताइएगा, जो डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने बातें की हैं कि ये 2017 के सेंसस में वो कहते हैं कि जी ये नंबर नहीं हो सकता, कहीं पर अंडर रिप्रेजेंटेशन है और कहीं पर ओवर रिप्रेजेंटेशन है, हक़ाइक़ बताइए ज़रा। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ने तो 2017 का सेंसस पूरा का पूरा इन्होंने कह दिया है कि जी उस पर इज कास्ट डाउट्स ऑन दैट, ठीक है, इज पॉइंट ऑफ व्यू। मगर पिछले 4 साल से PBS हर फोरम पे ये एक्सप्लेन कर रही है कि किस तरह हम ये कहते हैं कि ये नंबर्स ठीक हैं। ये नंबर्स आप जिस तरह भी चेक करवा लें, आप कोलैटरल जो डेटा है उससे चेक करवा लें, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो सा डेटा है ये दिस इज़ वैलिड। अब डॉक्टर साहब 2 बातें कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी कराची की पॉपुलेशन अंडर काउंटेड है, ओके।
दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ओवरऑल पॉपुलेशन पाकिस्तान की ओवर काउंटेड है। अब ओके फाइन जी, कराची की जहाँ तक पॉपुलेशन है, ये हमने पीबीएस ने इसके पार्लियामेंट की कमेटीज़ को भी प्रेजेंटेशंस एक नहीं कई बार दी, प्राइम मिनिस्टर को दी, जो ये हैं प्लानिंग मिनिस्टर हैं उनको दी, एमक्यूएम को मैंने खुद प्रेजेंटेशन दी ऑन दीज इश्यूज। सिंध गवर्नमेंट को मैंने जाके प्रेजेंटेशन दी जब मैं था। तो आप उसमें एक बात लेट मी एक्सप्लेन एंड गिव यू वन बेसिक आइडिया। वो ये है कि हम सेंसस जो हुआ तो उस पे बाउंड्रीज हैं हमने कौन सी ली। अब कराची की बाउंड्री हमने ली जो नोटिफाइड है बाउंड्री। कराची की बाउंड्री पिछले 30 साल में एक्सपैंड नहीं हुई। कराची हब से लेके हैदराबाद, आधे हैदराबाद के रास्ते तक पहुंच गया है, मगर जो ऑफिशियल बाउंड्री है सवाए 7 दे के अलावा कराची की बाउंड्री नहीं बढ़ी। ऑन द अदर हैंड जिसने भी बढ़ानी है, ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बढ़ानी होती है, उनके अपने इश्यूज हैं, क्यों नहीं बढ़ा रहे वगैरह वगैरह। ऑन द अदर हैंड पंजाब में लाहौर की बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट लाहौर सारे को कवर कर दिया है 2015 में, और 2 यूनियन काउंसिल ज़िला कसूर की भी शामिल कर दिए अर्बन लाहौर में। सो आप और जब कराची वाले कंपेयर करते हैं कि जी लाहौर की किस तरह बढ़ गई हमारी नहीं बढ़ी, तो ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया है विद डेटा, विद देयर नोटिफिकेशंस कि आप बढ़ा लें। आप भी अपनी देखें ना, तो आप कहते हैं डेटा मौजूद है और ये जो नंबर्स हैं ये सही नंबर्स हैं इस रिपोर्ट के अंदर, सेंसस रिपोर्ट के अंदर। मैं बाजवा साहब मजीद भी इस पे हम, क्योंकि पूरा टॉपिक हमारे पास आज यही है, इस पे आप लोगों से बार-बार मैं बात करती रहूंगी, लेकिन जी क्या कह रहे हैं? एक मिनट लेट मी, मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब ने सीएनआईसी की भी बात की, डॉक्टर साहब ने। अब मैं आपको उसका भी एक डेटा आपको दे देता हूं, आपके साथ शेयर कर लेता हूं। 2017 तक सीएनआईसी जो लाहौर में जो हुए वो 5.99 मिलियन है, जो कराची में हुए 8.51 मिलियन है, 8.5 मिलियन यानी कि 85 लाख, और वो 59 लाख लाहौर के। हमारा जो डेटा है वो ये कहता है कि 53.5% पॉपुलेशन इज अबव 18। अब उससे हिसाब करें तो लाहौर की पॉपुलेशन 11.3 मिलियन बनती है और कराची की 16.3 मिलियन बनती है। अब दिस इज कमिंग फ्रॉम सीएनआईसी डेटा जो कि नादरा ने हमें दिया है। अब उसके हिसाब से आप कर ले। सो मैं ये कह रहा हूं कि और भी ऐसे बेशुमार सपोर्टिंग डेटा है। तो यहां तक तो ये बात होगी जी नादरा की और इसकी इशू जो है ना। अच्छा, मुझे जरा इजाजत दीजिएगा बाजवा साहब, मैं जरा अलामा साहब का भी मौकफ शामिल गुफ्तगू करना चाह रही हूँ, फिर मुझे ब्रेक के लिए भी जाना है। ये डिस्कशन हम जाहिर है इस पे वापस आकर मजीद भी करते रहेंगे। ब्रेक से पहले मैं अलामा साहब आपसे जानना चाह रही हूँ कि ओवरऑल देखें ये आबादी, चलें ये तो स्टैटिस्टिक्स, आदादोशुमार कितने हैं कितने नहीं हैं, ये तो एक बहस है चलती रहेगी, लेकिन ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि आबादी में इजाफा हो रहा है। हमारे पास हुकूमत के पास जो ऑप्शंस हैं, जो चॉइसेस हैं, उस पर एक दबाव बढ़ता चला जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। हमारे पास वसाइल नहीं है और बहुत सारे लोग जब आबादी को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो उसके साथ ऑब्वियसली मजहब जो है वो जुड़ता है। मजहब का एक बहुत बड़ा किरदार आता है, उसमें मुख्तलिफ उलमाए कराम का अपना मौक़िफ़ आता है। हमारे यहाँ 90s में वो फैमिली प्लानिंग की एक कैंपेन भी बाकायदा तौर पर चलाई गई थी। तो मजहब इस पे क्या कहता है, पहले तो ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये और कुछ ना करें, मैं कहता हूँ आप इख्तिलाफ में मत जाएं। इस पर मैंने बड़ा काम किया है, मेहनत की है, अपनी ये जो हमारी वजारतें हैं सेहत की, बहबूद आबादी की, इनको बताया है कि सेहतमंद माँ और सेहतमंद बच्चा अगर सिर्फ आप इस तरफ तवज्जो दिला दें तो मेरा ख्याल है कि 4 से 5 साल बाद एक बच्चा पैदा होगा।
और आज के इस दौर में जो हालात हैं, जो वाकयात हैं, किसी भी जगह 2 या 3 बच्चे से ज़्यादा बच्चे वैसे ही पैदा नहीं होंगे, लेकिन आप इस तरफ भी जाने को तैयार नहीं है। मुझे अब आप पूरे इस साल 1 में या 2 में मुझे बता दें कि कोई संजीदा कोशिश हुई हो जिसमें हमने कहा हो कि अपने बच्चों को जो है माएँ दूध पिलाएं, सेहतमंद माँ चाहिए। आप कमज़ोर माँ से सेहतमंद औलाद नहीं ले सकते हैं। वो गरीब खुद मर रही होगी तो वो औलाद भी फिर वैसे, और यही आपका एक बड़ा मसला है अंदरून सिंध के अंदर भी और पंजाब के भी मुख्तलिफ इलाकों में, KPK में। तो मैं समझता हूँ जितना जोर ये इस पे लगाते हैं कि 2 बच्चे ही अच्छे या कभी 3 बच्चे ले आते हैं, ये इस तरफ जोर लगाएं कि भाई माँ जो है उसको सेहतमंद होना चाहिए। जब वो 2-2.5 साल अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, उसका ख्याल करेगी, तो ऑटोमेटिकली एक बड़ा वक्फा आ जाएगा। इस तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। बाकी बांग्लादेश है, मिस्र है और इस्लामी ममालिक हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो बातचीत की है हम भी कर सकते हैं। संजीदा कोशिश कोई भी हो इस हवाले से जिस पर कौम का एतमाद हो, और जो ये ना लगे कि सिर्फ हमारे यहाँ होता ये एक सेमिनार कर लिया, एक कॉन्फ्रेंस कर ली, या एक जो है कैंपेन चल गई, बैनर लगा लिए, टीवी पे इश्तिहार दे दिया और ये समझे। अब हमें वो ऐसे ही होता है कि एक दिन मना लेते हैं आप कहते हैं कि जी ये आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके बाद आप भूल जाते हैं जो काविशें हुकूमती लेवल पर होनी चाहिए वो आपको नजर नहीं आती हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि कोई हुकूमती जिम्मेदार मुझे एक ब्रेक लेनी दीजिए, दे सकता है कि हम कितने लोग हैं। जी सही है, ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। ये बड़ी ज़बरदस्त इस टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है हमारी। आज हम वो तमाम चीज़ों का अहाता करना चाहेंगे जो इस टॉपिक से, आबादी के बढ़ने से जुड़ी हुई हैं और जो सोसाइटी में जिस पर आम तौर पर बहस नहीं होती, ख्याल नहीं किया जाता। एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, एक सवाल, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि आपने जाना है, तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे कर लूं, फिर मैं खालिद खोखर साहब की तरफ जाऊंगी कि अगर सिर्फ और सिर्फ नादरा को ही हम इन तमाम चीज़ों की बुनियाद बना दें, वोटर रजिस्ट्रेशन है, हेड काउंट है, बच्चों का B फॉर्म है, ये तमाम चीज़ें अगर उसमें आ जाती हैं, हल्के की डिलिमिटेशन जैसा मामला है, तो फिर तो मेरे ख्याल से कोई कंट्रोवर्सी होगी ही नहीं, कोई तजाद खड़ा होगा ही नहीं। देखिए, ये बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन मैं इस सवाल पे आने से पहले मैं बाजवा साहब ने एक चीज़ बताई थी। उन्होंने मैं जो कंसर्न शो कर रहा था कराची के आबादी के लिहाज से, उन्होंने उसको कंफर्म कर दिया ऑलरेडी। किस तरीके से कंफर्म किया? उन्होंने कहा कि जी कराची की एक बाउंड्री है जो बहुत ज़माने से अपडेट नहीं हुई है। कराची हब से लेकर, और उन्होंने बताया कि आधे हैदराबाद तक पहुँच गया है। तो ये तो जब गए वहाँ पर करने के लिए, तो जो पुरानी बाउंड्री थी, बस उस बाउंड्री को कराची तस्वर किया और वहीं काउंट किया, उसके बाद चले आए। लेकिन जो आबादी बढ़ गई है उसके बाद, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से जिन इदारों का वो काम था कि वो बाउंड्री को ठीक करते, जैसा कि उन्होंने कहा कि लाहौर में ठीक कर लिया गया था वो सारा, तो उस लाहौर को भी एक्सटेंड किया गया उसकी बाउंड्री को, लेकिन ये कराची में नहीं किया गया था। तो अगर आप, इसीलिए तो वहाँ पर अंडरस्टेटमेंट हो गई है कि लोग कराची में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, वो काउंट ही नहीं हो रहे हैं, बट दे आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ कराची। तो यही इशू है कि अब उन्होंने खुद ही कंफर्म कर दिया कि हम तो पुराने जो स्टेटेड उनका वो था बाउंड्री, उसी में जाके हमने काउंट किया है, लेकिन कराची बहुत ज़्यादा फैल गया है तो इसलिए हमने नहीं किया उनका। तो भाई वो लोग तो हैं वहाँ पर, वो कराची के रिसोर्सेज पे तो को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कैसे काउंट नहीं होंगे? यही सबसे बड़ा इशू है। इसीलिए मैं कह रहा था कि यार 5% जो है लेकर ज़रा ये इसके चेक कर लो और ये इशू ठीक कर लो। अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये इस इशूज़ के बाद जब उठा हुआ है, अब अगर ये बाउंड्री को उन्होंने एक्सटेंड किया जहाँ तक कराची है, तो पता चला कराची की आबादी जो है वो 3 करोड़ से ऊपर चली गई है। फिर क्या होगा उस वक्त?
कि ये 50% आबादी कैसे बढ़ गई, डबल कैसे हो गया, 1.5 करोड़ से 3 करोड़, तो फिर वो इशू होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं 2023 में ये फिर इशू होगा। दूसरी चीज है कि आपने नादरा का जो जिक्र किया, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब। कह रहे हैं कि जी 2023 फिर ये दोबारा इशू होगा और ये मामला इतना सादा नहीं है। खालिद खोकर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, एक तो आदाद शुमार के हवाले से ऑब्वियसली चलें, वो तो एक अलग बहस है, लेकिन आबादी तो बढ़ी है। अब इस बढ़ती हुई आबादी के साथ एक बहुत बड़ा जो जुड़ा हुआ मामला है वो ऑब्वियसली खुराक का है। फूड सिक्योरिटी क्या हमारे पास है, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हम अपनी इतनी बढ़ती हुई आबादी को दे सकते हैं? फिर साथ ही फूड के साथ ही क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो भी जुड़ा हुआ है कि आपकी अर्थ की क्या वाकई इतनी कैपेसिटी है कि ऑप्टिमल लेवल पे रिसोर्सेज जो है वो जनरेट कर सकती है। आप क्या कहेंगे इस फूड सिक्योरिटी, फूड शॉर्टेजेस के मामलात को लेकर? जी थैंक यू वेरी मच। हमारे लिए सबसे बड़ा जो इशू बिल्कुल आबादी है, क्लाइमेट चेंज है, पानी का इशू है और हुकूमती तरजीहात हैं एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी के लिए। पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी पे नंबर 1 को नंबर 1 पे लिया जाता है और बॉर्डर सिक्योरिटी को नंबर 2 पे लिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी को वो अहमियत हासिल नहीं है, बल्कि ज़राअत को वो अहमियत हासिल नहीं है। अब देखें, हमारा जो जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए थे, 13 भारत के हिस्से में गए थे। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं, जबकि हमारे 17 अजला हम इस वक्त 3 से 4 बिलियन डॉलर का हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। हम कोई इस साल हमने कोई 3 बिलियन डॉलर की हमने कोई कॉटन इंपोर्ट किया है। हम 3.5 मिलियन टन हमने गंदम इंपोर्ट किया, दालें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम इस वक्त तक इंपोर्ट कंट्री हैं एग्रीकल्चर में बजाय एक्सपोर्ट करने के, क्योंकि हमने उस पर ना रिसर्च किया है और ना ही उसके लिए बजट में ज़राअत को वो तरजीह दी गई है जो होनी चाहिए थी। अब हमारा जो रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर के GDP का 0.18 है, इंडिया 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राज़ील 1.75 है। फिर हमने जो जुल्म किया अपनी ज़राअत के साथ, हमारी ज़राअत की जो रिसर्च यूनिवर्सिटी के जो हमारी एक वक्त में जो लाइलपुर यूनिवर्सिटी थी, जब लुधियाना में यूनिवर्सिटी इंडिया बनी उन्होंने मॉडल लिया था लाइलपुर यूनिवर्सिटी को। हमने उस यूनिवर्सिटी से रिसर्च और एक्सटेंशन लेकर डिपार्टमेंट को दे दी, जिससे वो भी तबाही होगी। पूरी दुनिया में रिसर्च यूनिवर्सिटियों के साथ है। अब आप ये देखें, यहाँ रिसर्च के जो इदारे हैं उनके पास वो बजट नहीं जो होना चाहिए, उनके पास तनख्वाहों के पैसे होते हैं। मैं आपको अर्ज करूँ, हुकूमती तरजीहात पिछली कई दहाइयों से मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल हमारे पास काश्तकार के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में। अब इंडियन काश्तकार की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पाकिस्तानी काश्तकार से 1/3 है। यही वजह है कि वो बेहतर पैदावार इनपुट ज़्यादा डाल सकते हैं, बेहतर पैदावार ले सकते हैं। फिर यह है कि जब हमने रिसर्च पे काम नहीं किया, जदीद टेक्नोलॉजी नहीं ली। मैंने 92 में काश्तकारी शुरू की थी, उस वक्त पाकिस्तान की जो कॉटन की प्रोडक्शन थी 1 करोड़ 28 लाख बेल थी, इंडिया 1 करोड़ 10 था। आज इंडिया 4 करोड़ पे चला गया, हम 5.5 मिलियन पे आ गए। हम इतना नीचे आ गए और हमने कॉटन बिल का वजन भी कम कर लिया, क्योंकि वजह यह है कि 2002 में दुनिया में कॉटन की जदीद रिसर्च को अपना लिया, जदीद बीटी सीड ले आए, मनसेंटो से उन्होंने अपना राब्ता कर लिया और मनसेंटो को से बीज ले लिया, उन्होंने टेक्नोलॉजी ले ली। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स होती रही, लेकिन कोई फैसला ना हो सका, क्योंकि मैंने यहाँ असम्बलियों में देखा है कि पाकिस्तान के लिए बात कम होती है, शख्सियात के लिए बात ज़्यादा होती है। मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि हमें वो पाकिस्तान के लिए वो सोच नहीं है जो होनी चाहिए। हमारे सियासतदान जब असेंबली में जाके बैठते हैं, ये बड़े जबरदस्त आपने नुकात बताए हैं, ऑब्वियसली जो बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता थे। लेकिन मुझे ये बताएं कि हमारे पास कब तक ये सलाहियत है, हमारा जो किसान है, हमारा जो ज़रूरी तबका है, वो कितना इस मामले में, अगर आप हमें ये बता सकें कि जी एक सफिशेंट फूड है हमारे पास इतनी आबादी को खिलाने के लिए इतने अरसे तक? क्योंकि अब तो आगे आप देखें 2023 के नतीजे आपके सामने आएंगे, जो अक्टूबर में होगा वो मजीद बड़े में होंगे। देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि मैं कह सकता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला का हम जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दे दिया। यहाँ पे मैदानी इलाका भी है, जंगलात भी हैं, सहरा भी हैं, समंदर भी हैं, पहाड़ भी हैं, हमारे पास हर चीज़ है। हमारे पास अगर किसी चीज़ की कमी है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी है तो प्लानिंग की कमी है, हमारे पास प्लानिंग नहीं है। अब गंदम की पिछले साल जो शॉर्टेज हुई है, शॉर्टेज की और कोई वजह नहीं थी, शॉर्टेज गंदम शॉर्ट भी नहीं थी। मैं पिछले 40 साल का आप डेटा देख लें, जब पाकिस्तानी काश्तकार को इंटरनेशनल प्राइस से कम मिलती है तो आप गंदम हमेशा इंपोर्ट करते हैं। जब पाकिस्तानी काश्तकार को इंटरनेशनल प्राइस के बराबर मिलती है या उससे ज्यादा रेट मिलता है तो हमेशा आप एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपकी गंदम पे स्मगल नहीं हो सकती।
पिछले साल भी आपकी गंदम स्मगल होगी। अब इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है कि हमारी जो गंदम की वो भी बम्पर क्रॉप है, हमारी आलू की बम्पर क्रॉप हुई है, हमारी मक्की की बम्पर क्रॉप हुई है, हमारे चावल की बम्पर क्रॉप हुई है। लेकिन उसमें काश्तकार को, अब देखिए काश्तकार के लिए रेट रखा गया 1800 रुपया, अभी सीजन चल रहा है, आम रेट 1900 हो गया है। पिछले साल काश्तकार को 1400 रुपये रेट मिला, लेकिन एंड कंज्यूमर को क्या मिला? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? उसको वही गंदम 1400 वाली काश्तकार को भी पूरा रेट इंटरनेशनल प्राइस ना मिली, उसको 2200-2400 रुपये जो एंड कंज्यूमर है, जिसमें गरीब आदमी है, टांगे वाला है, रिक्शे वाला है, चौकीदार भी अगर किसी चीज की कमी है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग की कमी है, रिसोर्सेज की कमी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। मैं आसिफ बाजवा साहब, एक और मामला देखिए, हम ये जो आबादी इतनी नहीं है, स्टैटिस्टिक्स पे जितना हम चाहें बात कर सकते हैं। किस शहर को कम दिखाया गया, ऑब्वियसली वो भी, उस पर भी तनकीद होती रहती है। अक्टूबर में दोबारा सेंसस होगा, मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मजीद चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन अब एक देखें, जो विलेजेस हैं, जो गांव देहात हैं, वहाँ से हमने देखा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से या दीगर वसाइल ना होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। एक अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन जो है वो हमें नज़र आ रही है। हालांकि दुनिया भर में ये होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में आप नए शहर आबाद करते चले जाते हैं ताकि आपको एकदम से आपके शहरों के अंदर जो है वो आबादी का दबाव ना बढ़े। लेकिन अभी हम यहाँ पे अगर देखें, जो डेमोग्राफिक चेंज के साथ आपकी अर्बनाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में। तकरीबन 20% पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों के अंदर रह रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि ये जो चीज़ बढ़ती चली जा रही है, कल को ये कितनी दुश्वारी पैदा कर सकती है हमारे लिए? जी, ये अच्छा सवाल है कि अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट के साथ तो होनी है। उसके लिए आप अब 81 में अर्बन पॉपुलेशन 28% थी, 98 सेंसस में 32% थी, और इस दफ़ा के सेंसस में 2017 के सेंसस में 36% है अर्बन पॉपुलेशन। अगर मैं अब जो ये पहले बात हो रही थी बाउंड्रीज़ की, कि हमने इस सेंसस में नोटिफाइड बाउंड्रीज ली हैं, जो अर्बन एरियाज की बाउंड्रीज हैं वो हमने नोटिफाइड ली हैं, और वो सिर्फ कराची के लिए नहीं हमने की, सारे पाकिस्तान में यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट था। बिकॉज और हमने इसी तरह जो नोटिफाइड अर्बन एरियाज हैं पंजाब के, बलूचिस्तान के, सब पाकिस्तान में वो लिए हैं, और उसके वजह से ये 36% अर्बन पॉपुलेशन हमें नजर आ रही है। मगर ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि शहर जो से हैं बेशुमार फैल गए हैं और ये अपनी नोटिफाइड बाउंड्रीज से बाहर चले गए हैं, जैसे कराची है। तो अगर मेरा आप पूछें तो आई वुड से कि जी हम तो इस वक्त अबाउट 45% के करीब वी वुड बी एन अर्बन पॉपुलेशन। तो ये दिस वुड होल्ड ट्रू फॉर कराची ऑल्सो, ये कराची के लिए भी दुरुस्त होगा और बाकी शहरों के लिए भी दुरुस्त होगा। मगर मैं फिर वही बात दोबारा कह रहा हूँ कि हमने नोटिफाइड बाउंड्रीज ली हैं, अर्बन की भी और रूरल की भी, जो मुजाज अथॉरिटी ने नोटिफाई की हुई। अब बिफोर वी गो ऑन टू सम अदर क्वेश्चन, देयर आर 2-3 मैं आपको जल्दी से पॉइंट्स बता दूं इस सेंसस के बारे में। एक ये कि नादरा का जो डेटाबेस है उसमें 8 या 10 पॉइंट्स पे वो डेटा इकट्ठा करते हैं। सेंसस खाली पॉपुलेशन का हेड काउंट नहीं होता, इसमें हाउसिंग भी होती है शामिल, और हमारा जो क्वेश्चनर है उसमें कम से कम 80 सवाल होते हैं। सो इट इज़ अ फार वाइडर डेटाबेस देन नादरा। सो और हम सेंसस का मतलब यही होता है कि जी हमने घर घर जाके वो डेटा इकट्ठा करना है। अनदर पॉइंट जो डॉक्टर साहब ने बात की थी वो थी सेंसिटिविटी की, कि लोग क्यों ओवर रिपोर्ट करेंगे। वो इसमें इशू आ जाता है कि आपकी नेशनल असेंबली की सीट्स, आपका जॉब का कोटा, आपका NFC का, सो देर आर वेस्टेड, इट क्रिएट्स वेस्टेड इंटरेस्ट। मेरा लोगों का एक बन जाएगा कि हाँ जी मैं ये करूं, और ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ। 83 में 81 सेंसस में किसी को समझ नहीं आई थी, मगर जब
नेक्स्ट सेंसस हुआ 98 में, तो इसीलिए साथ फौज को लगाना पड़ा कि वो जो सेंसिटिविटी थी लोगों को और को जो अपना वो उनका ख्याल था कि हमें ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा, उसे निगेट करने के लिए। इसी तरह हमने 2017 में भी फौज को साथ लिया। और अब देखने की ये बात है कि अगला सेंसस कैसे करवाएंगे। एंड नाउ आई कम टू माय थर्ड पॉइंट कि हुकूमत कह रही है, मीडिया भी कह रही है, बड़ा बुनियादी सवाल है। मुझे इजाजत दीजिएगा इसके लिए, क्योंकि ब्रेक से वापस आके इस पे जरा बात भी कर लेते हैं। डॉक्टर साहब भी ये कह रहे थे कि जी 2023 में जो नताइज आएंगे, जो अक्टूबर में होगा अभी सेंसस, वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल होगा। वो कहते हैं वो भी ठीक नहीं होगा। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब से मेरा बड़ा एक सवाल है, वो बड़ा अहम सवाल है जो लोग इस वक्त जानना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ब्रेक से वापस आके ही कर लेते हैं, राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। खालिद खोकर साहब, ज़रा इस पे आ जाते हैं कि देखें मसला ये है कि अब कहीं ना कहीं तो आपने इस मामले को, आबादी को कंटेन करना है। अब उसकी क्या सूरतें हैं? अगर हम ये इसी पे नादरा की बात कर लें या सेंसस के आदाद व शुमार की बात कर लें, उस पर एक अलग बहस मुबाहिसा हो सकता है। बांग्लादेश 1971 वो उनकी आबादी हमारे से ज़्यादा थी, आज हमारी आबादी ज़्यादा है, तो उन्होंने भी ज़ाहिर इस मामले को देखा ना, इस चीज़ को कंटेन किया कि ये दुनिया भर के लिए एक बड़ा अहम मसला बना हुआ है। तो पाकिस्तान के लिए तो वसाइल की कमी के बायस चैलेंजेस बहुत ज़्यादा जो हैं वो इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सूरतें हैं जिसकी वजह से या जिनके बाद हम इन चैलेंजेस को अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ में बदल सकते हैं? देखें जी, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सिर्फ वो मैं फिर कहूँगा कि प्लानिंग की कमी है। अल्लाह ताला ने हमें सोर्सेस बहुत ज़्यादा दिए हैं जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब भी हमारी जो पैदावार है दुनिया से कहीं कम है। हमने अपने काश्तकार को सपोर्ट नहीं किया, अपने काश्तकार को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, उसको जदीद टेक्नोलॉजी लेके नहीं दी, उसके पास जदीद मशीनरी नहीं है, उसके पास जदीद रिसर्च नहीं है। और फिर यह है कि बजट में अब मैं तो बल्कि आपके प्लेटफॉर्म से हुकूमत से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस साल को एग्रीकल्चर ईयर करार दिया जाए, जो खान साहब का, इमरान खान साहब का हमारे साथ वादा भी है, क्योंकि इस बजट में टॉप प्रायोरिटी हो। पिछले साल आप ये देखें कि इस मुल्क में हो क्या रहा है कि पिछले साल पंजाब में जो एग्रीकल्चर का बजट था, जो हमेशा पहले दूसरे तीसरे नंबर पे होता था, पिछले जून में उसको 36 नंबर पे लाया गया और उसके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बजट को तकरीबन 50% कट किया गया। देखें, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर सब्सिडाइज है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अब इंडिया में देख लें कि वो एक बोरी डीएपी पे पाकिस्तानी रुपीस में को 2500 रुपये सब्सिडी देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा देता हूं कि वहां पे बिजली मुफ्त है, हम 16 से 20 रुपये यूनिट अदा कर रहे हैं। वहां पे डीएपी का जो बैग है पाकिस्तान रुपीस में 2300 रुपये का, हमारे पास 5600 का है। वहां पे पाकिस्तान रुपीस में यूरिया 540 रुपये का, हमारे पास 1800 रुपये का। वहां पे जो नेट्रोफास है पाकिस्तानी रुपीस में कोई 1500-1600 रुपये की, हम 4000 पे कर रहे हैं। हमारे पास दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। फिर हम रिसर्च में हद से ज्यादा पीछे है। इस वक्त पाकिस्तानी जो काश्तकार है वो तो अपने बलबूते पे चल रहा है और कुदरत की मेहरबानी पे चल रहा है। इस दफा अल्लाह ताला ने खास हम पे करम किया कि गंदम के ऊपर सकंग नहीं आई, रस्ट नहीं आया, इसलिए उसकी पैदावार गंदम की अच्छी होगी, मक्की की अच्छी होगी, चावल की अच्छी होगी, क्योंकि उसने रिस्क देना है, उसने हम सबको पैदा किया, जिम्मेदार वही है। लेकिन हमारा अपना कोई कमाल नहीं है, हमारी हुकूमतों का उसमें कोई कमाल नहीं। मैं पिछले कई दहाइयों 4 दहाइयों से देख रहा हूं कि हुकूमती तरजीहात में मैं ज़राअत नहीं, मैं कहूंगा पाकिस्तान नहीं है तरजीहात में। देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है जब हम अपनी असेंबली में जाकर देखते हैं वहां शख्सियात पे बात होती है, हुकूमती तरजीहात में ही ये चीज नहीं है। बिल्कुल सही है। मैं जरा आसिफ बाजवा साहब से भी लास्ट कमेंट इसी पे ले लूं, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा। बाजवा साहब, आप क्या कहते हैं, ये जिस टिकिंग टाइम बॉम्ब की हम बात कर रहे हैं, कैसे इसको हम डिफ्यूज कर सकते हैं? लास्ट कमेंट आपका। जी, ये तो बहुत आसान है। आप जैसे कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे ध्यान दें, अपना जो पाए है जो आपका है। मैं तो सीधी सी एग्जांपल देता हूं कि एक पिज़्ज़ा है, 4 बंदों ने खाना है, एक स्लाइस आ जाएगी। 8 बंदे हो जाएंगे तो आधी स्लाइस आएगी, तो आपको फिर 2 पिज़्ज़े बनाने पड़ेंगे। तो अनलेस एंड अनटिल यू इंक्रीज योर बास्केट। और एक लास्ट कमेंट मैं आपको वो भी दे दूं कि गवर्नमेंट कह रही है, मीडिया कह रही है कि जी अक्टूबर में सेंसस होगा।
जरा टाइम लाइन किसी से बैठ के कहें कि बता दें कि इस अक्टूबर में नई टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह ह्यूमनली पॉसिबल है टू होल्ड द सेंसेस। ये अगले अक्टूबर में भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आप कह रहे हैं कि अक्टूबर में इतनी जल्दी पॉसिबल ही नहीं है नई टेक्नोलॉजी के साथ? अच्छा, ह्यूमनली इम्पॉसिबल, क्योंकि अभी तो टेक्नोलॉजी का इन्होंने तयन ही नहीं किया कि जी मैंने कैसे करना है। उसके लिए प्रोग्राम बनेंगे, उसकी प्रोक्योरमेंट होनी है, उसकी फील्ड टेस्टिंग होनी है। ठीक है। और फिर अगर उसी तरीके से होगा जैसे पिछले हुए तो फिर वो डॉक्टर अशफाक हसन ने जैसे कहा था कि फिर वही एतराजात आएंगे, कहा जाएगा कि जी बिल्कुल सही नहीं है और नई टेक्नोलॉजी जो हुकूमत चाहती है वो बकौल आपके पॉसिबल ही नहीं है बाय अक्टूबर। फिर भी पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ फिर भी इस अक्टूबर में सेंसस करवाना नामुमकिन है। ओके, अच्छा, पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ भी नामुमकिन है। आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा, सैयद खोखर साहब, डॉक्टर अशफाक हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, अलामा ताहिर अशरफी साहब भी मौजूद थे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।